हेलो। मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। C305 के लेइंग ऑफ शिवर का जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें सीवरों का निर्माण, क्योंकि दो तरीके से उसमें सीवर के होते हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट खुदाई करके ट्रेंच खोद कर उसमें पाइप डाल दिए जाते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दूसरा होता है कि जब सीवर की साइज बहुत बड़ी होती है तो उस केस में वो पाइप उस वहां पर रेडीमेड पाइप जो बनाए हुए पाइप जो है उसमें डालकर वो सीवर लाइन नहीं बनाई जाती है, बल्कि उसका निर्माण किया जाता है साइट पर ही। तो कास्ट इन सीटू उसको कहते हैं हम। तो उस तरह के वो उसमें किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब सीवर का माप बहुत बड़ा होता है या सीवर का आकार गोल के बजाय कुछ और होता है, तो आवश्यक आकार में सीवर का निर्माण साइट पर ही किया जाता है। अब दो कारण इसमें बताए गए हैं। एक तो सीवर का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सीवर की साइज जो है वो बहुत बड़ी है, या उसका आकार गोल नहीं होके, जो कि जनरली जो होते हैं हमको रेडीमेड जो पाइप्स मिलते हैं वो हमको मिलते हैं, वो गोलाकार मिलते हैं। तो उस केस में अगर मान लो कि और किसी शेप में बनाना हो, तो उस शेप को बनाने के लिए फिर हमको कास्ट इन सीटू ही करना पड़ता है। अब कास्ट इन सीटू करने के लिए अब किस तरीके से की जाती है उसके बारे में यहाँ पर प्रोसेस समझाया गया है। सीवर लाइन के लिए खोदी गई खाई का आधार यदि दृढ़ हो तो खाई के आधार की खुदाई उसी शेप में की जाती है जिस शेप का सीवर का नीचे का भाग होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि चूंकि डिजाइन के अकॉर्डिंगली साइज डिसाइड हो चुकी है, शेप डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है उसमें ड्राई वेदर फ्लो का ध्यान रखना। और क्योंकि आपने पहले के उसमें चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि सीवेज का जो फ्लो होता है वो ड्राई वेदर फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको सीवर को डिजाइन किया जाता है। तो उसके लिए ये है कि जो भी शेप और जो भी साइज आपने डिसाइड कर ली है उसके अनुसार उसकी खुदाई सबसे पहले की जाती है। अब खुदाई में दो कंडीशन आ सकती हैं कि या तो मिट्टी बहुत हार्ड हो या मिट्टी बहुत नरम हो। और मिट्टी हार्ड है तब तो कोई इसमें दिक्कत की वाली बात नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह से सीवर का जो भी बॉटम वाला जो शेप है उसी के अनुसार उस सीवर को के नीचे के भाग को हम खोद देते हैं। और नर्म मृदाओं में चौरस खाई खोदी जाती है और सीवर के दृढ़ आधार के लिए पाइलें गाड़कर इनमें फर्मवर्क यानी फर्माबंदी की जाती है और सीवर बनाया जाता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर फिगर में समझाया हुआ है कि अगर मान लो सपोज आपका ये गोलाकार है, तब तो उसमें आपका ये जो बेड बनेगा, और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इसका ये पूरा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। लेकिन अब खुदाई के रूप में ये जैसे अगर मान लो सपोज आपको इस तरह की सीवर बनानी है जो यहाँ पर ये दिखाई गई है, कि जिसको हम सी पॉइंट को हम कहते हैं अर्ध दीर्घ वृत्ताकार। अर्ध दीर्घ वृत्ताकार सीवर है जिसमें नीचे वाला जो डायमीटर है बॉटम का वो अधिक है और टॉप का डायमीटर कर्वेचर कम है, यानी रेडियस कम है। तो ऐसे केसेस में और ये शो कर रही है कि ये यहाँ पर ये नरम मृदा है, और नरम मृदा के लिए उसमें फिर इसी शेप का फिर ये यहाँ पर ये बताया हुआ है लकड़ी का फर्माबंदी की जाती है। तो पहले वर्टिकल खोद दिया जाता है और वर्टिकल खोदने के बाद फिर उसमें लकड़ी की ये फर्माबंदी इसी शेप में की जाती है जिस शेप में हमको बनाना होता है, और फिर कंक्रीटिंग की जाती है। तो कंक्रीटिंग पहले बॉटम इसका जो बेड होता है वो बेड तैयार किया जाता है, और फिर साइड तैयार की जाती है, और फिर लास्ट में ऊपर का टॉप तैयार किया जाता है। अब यह कार्य मैसनरी में भी हो सकता है, यह कार्य कंक्रीटिंग में भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैसनरी में अवॉइड करना होता है, क्योंकि मैसनरी में उसमें जॉइंट्स बहुत अधिक होते हैं और जॉइंट्स के लीकेज की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो सीवर के फेलियर की संभावना भी उसमें अधिक हो जाती है, और इसलिए कंक्रीटिंग करना ही ज्यादा उपयुक्त रहता है। लेकिन दोनों ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो समझाया हुआ है कि इस तरीके से यहाँ पर ये फर्माबंदी करके ये लकड़ी के आपने ये वेजेस लगा दिए हैं, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ये कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो यही शेप हमको मिल जाती है। तो किसी भी शेप में ये अलग अलग बताए हुए हैं यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शंस में, दिस इज गोल सीवर, फिर ये ओवॉइड
सीवर उल्टा अंडाकार सीवर, अर्ध दीर्घवृत्ताकार सीवर, हॉर्स शू, टोकरी के हैंडल शक्ल की सीवर और अर्ध गोलाकार सीवर। इसमें से भी जनरली जो काम में ली जाती है वो या तो ये वाली काम में ली जाती है या ये वाली काम में ली जाती है दूसरी शॉप में, या हॉर्स शू काम में ली जाती है। तो इस तरीके से ये जो कॉमन है, ये इस तरह की ये जो और गोलाकार तो जनरली रेडीमेड ही हम जो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड है पाइप, उन्हीं को हम काम में लेते हैं। तो ये इस तरह की शेप लेने के बाद और इस तरीके से हम उसमें खुदाई कर लेते हैं। अब उसके बाद ये कि सीवर का निर्माण, सीवर का निर्माण 2 या 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में सीवर का आधार बनाया जाता है, दूसरे चरण में इसकी पार्श्व दीवारें बनाई जाती है और अंतिम चरण में सीवर का ऊपरी भाग बनाया जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले उसका बेस तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद साइड बनाई जाती है और लास्ट में उसका टॉप बनाया जाता है। सीवर के इनवर्ट और ऊपरी भाग में जो जोड़ होते हैं पक्के किए होते हैं। अब जितने भी जॉइंट्स होते, चाहे मैसोनरी में हो, कंक्रीटिंग में, क्योंकि कंक्रीटिंग में हम एक साथ नहीं कर रहे हैं, पहले बेस की किए फिर उसके बाद साइड की किए, तो निश्चित तौर पर वहां भी जॉइंट होगा, और साइड पे करने के बाद फिर जब टॉप का करेंगे तो वापस वहां पर भी जॉइंट होगा। तो लेकिन उन जॉइंट को हम पूरा तरीके से सील करते हैं। अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसमें, उसको हम इसमें यहाँ पर डिटेल में हमने उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो एक बार में लगभग 6 मीटर लंबा सीवर बनाया जाता है। कंक्रीट की भांति ही ईंटों के सीवर बनाए जाते हैं। पहले चरण में इनवर्ट, फिर दीवारें और अंत में सीवर के शीर्ष डाट बनाई जाती है। अब कंक्रीट में या इनमें या जो आपने शेप देखी उसमें सब में ऊपर का जो रूफ टॉप लेवल है वो कर्वेचर लिया हुआ होता है, यानी वो डार्ट आर्क के रूप में होता है, क्योंकि आर्क बहुत अधिक लोड को सस्टेन कर सकते हैं। फ्लैट उसमें नहीं रखा जाता है। और ईंटों की चिनाई के लिए हम जो सीमेंट मसाला काम में लेते हैं वो 1:3 के रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिच मसाले की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें लीकेज को, हमारा जो मेन कंसिडरेशन होता है लीकेज ना होना चाहिए, इसलिए हम रिच मैसनरी उसमें हम काम में लेते हैं। सीवर के अंदर की सतह पर प्लास्टर किया जाता है और सीवर के जोड़ जल सह बनाए जाते हैं। अगर ईंटों की हम चिनाई कर रहे हैं या कंक्रीट की कर रहे हैं, उसमें वापस पुनः अंदर प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करने के बाद उसके जो जोड़ जितने भी हैं उसको हम सील करते हैं किसी भी मेथड से। अब सतही खुली निकास नालियां, सीवर के बाद अब जो सरफेस वाटर होता है उस सरफेस वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए ओपन ड्रेन सिस्टम भी होता है। जैसे हम शहरों में देखते हैं कि हमारी सड़कों के दोनों तरफ नालियां होती है, तो वो ओपन ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। और ओपन ड्रेनेज सिस्टम और घरों से भी जो वेस्ट वाटर निकलता है तो उस वेस्ट वाटर को भी हम ओपन ड्रेन सिस्टम से या सीवर से, दोनों से हम कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर जहां सीवर लाइन नहीं होती है वहां पर ये ओपन ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ बाथरूम और किचन के पानी, गंदे पानी को निकालने के लिए होता है। और उसके लिए जो सीवेज होता है हमारा WC का, वह उसके लिए तो हम फिर उसमें वहां पर सेप्टी टैंक बनाते हैं और सेप्टी टैंक से बाहर निकलने वाला एफ्लुएंट को हम इसमें ओपन ड्रेन में डाल देते हैं। तो जिन शहरों में सीवरेज व्यवस्था नहीं होती है वहां स्नानघरों, रसोई आदि का गंदा पानी खुली सतही नालियों से शहर से बाहर ले जाया जाता है। सतही नालियां सड़क या गली के दोनों तरफ बनाई जाती है। शहर को छोटे छोटे कई भागों में बांटकर प्रत्येक भाग में नालियां बनाकर उस भाग की मुख्य खुली नाली से जोड़ दिया जाता है। सतही नालियों में ढाल कम रखा जाता है। अब इसमें एरिया को, जो सपोज किसी शहर का ओपन ड्रेनेज सिस्टम बनाना है तो उस शहर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा सबसे पहले, और उन छोटे छोटे पार्ट्स में कितना कलेक्शन होना है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, कितना वहां पर लोग रहते हैं और प्रति लोग कितना कंजम्पशन है पानी का, उसके आधार पर उस नाली की डिजाइन होती है। लेकिन ये सब नालियां जो होती है, ये नालियां फिर मुख्य सड़क पर जो बड़ी नाली बनाई जाती है जो कि मेन ड्रेन कहते हैं उससे जोड़ी जाती है। तो उसके जोड़ने के लिए उसमें फिर हम जो आगे फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए शहर से बाहर या कोई और किसी तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं उस गंदे पानी को। अब सतही नालियों का निर्माण। सतही नालियों
का संरेखण सीधा होना चाहिए एवं जहां नाली की दिशा परिवर्तित हो रही है वहां एक समान वक्र का बैंड दिया जाना चाहिए। जनरली जितना भी पोर्शन हो वो स्ट्रेट होना चाहिए नाली का, लेकिन जहां पर मोड़ आ रहे हैं, जहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है नाली का, वहां पर कर्वेचर, शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, वहां पर कर्वेचर दिया हुआ होना चाहिए, गोलाई में होना चाहिए, बैंड दिया जाना चाहिए और नाली के अनुदैर्ध्य काट पर ढाल निश्चित किया जाता है। चूंकि इसमें भी फ्लो ग्रेविटेशनल फ्लो होता है तो ढाल प्रॉपर होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन पहले करके उसी हिसाब से उसकी ढाल निश्चित की जाती है। इसके लिए 10 से 15 मीटर अंतराल पर खूंटियां लगाई जाती है। इसके पश्चात आवश्यक चौड़ाई एवं गहराई की खुदाई की जाती है। उसके पश्चात तल पर कंक्रीट बिछाई जाती है। फिर दोनों साइड की दीवारों की चिनाई की जाती है। इसके पश्चात सीमेंट प्लास्टर करके सीमेंट का लेप किया जाता है। अब इसमें जो ये नालियां बनती है उसमें सबसे पहले वही कि अलाइनमेंट देने के बाद उसमें डेप्थ और विड्थ जो रखनी होती है उस फिनिश्ड उसके अनुसार, प्लस वॉल कितनी चौड़ी आएगी उतनी उसकी चौड़ाई को भी मानते हुए फिर उसके बाद उसको खोदा जाता है और नीचे क्योंकि कंक्रीट बेड तैयार किया जाता है तो उसकी कंक्रीट बेड की थिकनेस के आधार पर उसकी गहराई भी डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद खोदने के पश्चात सबसे पहले कंक्रीट बेडिंग की जाती है, यानी कंक्रीटिंग की जाती है बेड पर, तल पर, और फिर दोनों तरफ की दीवारें, अब दोनों तरफ की दीवारें या तो पत्थर की भी हो सकती है, ईंट की भी हो सकती है या कंक्रीट की भी हो सकती है। और उस पे के पश्चात फिर उसको प्लास्टरिंग की जाती है अंदर की तरफ और टॉप पर, और उसके बाद प्लास्टर के बाद उस पर सीमेंट पनिंग की जाती है, यानी प्योर सीमेंट का गोल लगाया जाता है, जिससे जो छोटे बहुत भी अगर मान लो क्रैक है, छिद्र है प्लास्टर के अंदर रह गए हैं, वो उससे फिलअप हो जाते हैं और उसमें से पानी का लीकेज बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में लेइंग ऑफ सीवर्स में हमने विभिन्न प्रकार के तरीके हमने इसमें पढ़े हैं और सीवर किस तरीके से बिछाई जाती है उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में हमने पढ़ा है। फिर मैसनरी के द्वारा जो बनाई जाने वाली सीवर्स है उसको भी किस तरीके से बनाते हैं, किस क्या क्या शेप्स होती है वो भी पढ़ा, और खुली नालियों का भी हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो हमने पढ़ा है। तो यह चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो पढ़ रहे हैं वह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग CE 205